नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम धामी ने खटीमा दौरे के दौरान खटीमा स्थित प्राचीन मां पूर्णागिरि मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि निर्माण कार्य पर 2,54,00,000 रुपए की लागत आएगी। प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा के ग्राम नगला तराई में प्राचीन मां पूर्णागिरि मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर धामी ने कहा कि इस मंदिर के निर्माण कार्य से न केवल मंदिर की भव्यता में वृद्धि होगी, बल्कि ये क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने में विशेष भूमिका निभाएगा। वहीं धामी ने आगे कहा कि प्राचीन मां पूर्णागिरि मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। तो खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे, जहां पूर्णागिरि मंदिर का शिलान्यास करते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का इसके लिए बेहद आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एक और सौगात मिलने वाली है, जहां खटीमा में मुख्यमंत्री का सराहनीय पहल देखने को मिला, जहां पर दौरे पर मुख्यमंत्री ने कई चीजों की सौगात दी, जिससे कि वहां पर मौजूद लोगों ने भी इस मुख्यमंत्री के कार्य को सराहना दी। जहां पर आपको बताते चले, पूर्णागिरि मंदिर निर्माण का जो शिलान्यास है उसे किया गया और इसी के साथ साथ अब बहुत ही जल्द जो है मंदिर जो निर्माण है वो बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि खटीमा वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। और आपको बताते चले कि हरिद्वार में गंगा उत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। उत्सव की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है, जिसका जायजा लेने के लिए नमामि गंगे स्वच्छता मिशन के महानिदेशक राजू मित्तल हरिद्वार में ही डेरा डाले हुए हैं। राजू मित्तल उंजोर नमामि गंगे घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस उत्सव में गंगा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। डीजी राजू मित्तल ने बताया कि गंगा उत्सव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल सहित कई जानी मानी हस्ती प्रतिभाग करते जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का शिव स्रोत और राज्य खंडेलवाल की गंगा यात्रा का अनुभव लोगों को सुनने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जल संरक्षण का संदेश देते हुए महाशीर मछलियां गंगा में छोड़ेंगे और बीएसएफ की राफ्टिंग टीम को फ्लैग ऑफ दिखाया जाएगा। बाद में फाइनली जो कल्चरल प्रोग्राम है वो रहेगा, जिसमें जो उत्तराखंड के राज्य के जो इम्पोर्टेंट सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, बच्चे हैं, वो परफॉर्म करेंगे। अगर मोटो की बात करें, देखिए जो नदी उत्सव है, जब भी हम नदी उत्सव सेलिब्रेट करते हैं हमारे 4-5 मुख्य हेतु होते हैं। सबसे पहला हेतु होता है नदी के बारे में जागरूकता करना। आज क्या हो गया है कि नदी को हम लोग भूल गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में लोगों को फिर भी गंगा दिखती है, साफ दिखती है, पर आप जैसे ही उत्तराखंड के नीचे जाएंगे तो नदी साफ ना होने की वजह से लोग नदी को भूल सा गए हैं। तो वो एक जो जुड़ाव है उसको लोगों को वो करना बहुत जरूरी है। पहले प्रमुख तीर्थ यमुनोत्री धाम के कपाट विशेष पूजा अर्चना के बाद पूर्व निर्धारित समय अनुसार 12:05 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब 6 महीने शीतकाल में मां यमुना के दर्शन व पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव में किए जाएंगे। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम में शनिवार शाम तक 7,11,754 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि पिछले साल यह संख्या 7,35,245 रही थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खरसाली के लिए अब मां यमुना की डोली है वो रवाना हो चुकी है और अब जो कपाट है उसे बंद कर दिया गया है। अगर पहले पिछले साल की तुलना में देखिए इस बार जो है श्रद्धालु कम पहुंचे हुए हैं, लेकिन भीड़ अच्छी खासी दिखाई दे रही होगी। आपको बताते चले कि अगर पिछले साल के आंकड़ों का अगर हम जिक्र कर ले तो देखिए पिछले साल जो है आंकड़ा था वो 35,000 से ज्यादा था
और इस बार की अगर आंकड़ा का हम जिक्र कर ले तो देखिए 7 लाख से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव का अब दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस हाल ही में केदारनाथ यात्रा में हुई अव्यवस्था और मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतिरूप का शिलान्यास करना और पंडा पुरोहितों के विरोध को मुद्दे के रूप में उठा रही है। तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के शासनकाल में साल 2013 की आपदा को लेकर घेर रही है और अपनी डबल इंजन की सरकार की भी खूबियां गिना रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने केदारनाथ के विकास में डबल इंजन सरकार के प्रयास को सराहते हुए विपक्ष को उसके शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार को जमकर घेरा। ये कांग्रेस वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता कई दिनों तक कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन थे, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती है, बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस अगर जो विकास की बात करती है तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना का विरोध किया। कर रहे अभ्यर्थियों ने विधायक सुमित हृदय से मुलाकात करते हुए बताया कि पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस में भिन्नता देखने को मिली है, जिस पर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विधायक सुमित हृदय का भी कहना है कि ये लोग सेवा आयोग की नियमावली के भी खिलाफ है, जिसकी अंग्रेजी के छात्रों को फायदा मिलेगा और हिंदी के छात्रों को नुकसान होगा। लिहाजा विधायक ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच कराई जानी बेहद आवश्यक है। बड़ी विसंगति है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2013 की नियमावली है वो साफ बोलती है कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्जाम देंगे उनको इसमें फायदा मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का
आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पढ़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए सिर्फ 90 दिन बाकी है। ऐसे में खेल विभाग ने हर 10 दिन में खेल से जुड़े बड़े आयोजन करने का ऐलान करती जा रही है, लेकिन नेशनल गेम्स के लिए लगने वाले कैंप को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। बता दें कि नेशनल गेम्स से पहले लगने वाले कैंप विशेष तौर से खिलाड़ियों को देश के सबसे बड़े खेल महोत्सव के लिए तैयार करने के लिए पूरे होते हैं, लेकिन खेल की तारीखों को लेकर संशय और खेल संघ की उथल पुथल के चलते नेशनल गेम्स के कैंप नहीं लग पाए हैं। और खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने सिडकुल की बजाज कंपनी के कर्मचारी नीरज पंत की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा हुआ मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया है। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी चंदन ऑटो चालक है। इसके द्वारा ही नीरज के सिर पर डंडा मारकर हत्या और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो किच्छा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिडकुल कर्मी युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक साथ कई सारे सामान भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और अब घटना के जो है भंडाफोड़ करते हुए
पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था और इसी के साथ साथ आरोपी के कब्जे से एक साथ कई सामान की बरामदगी भी पुलिस ने कर ली है और अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और इसी के साथ साथ ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि इस पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है और किस तरह से ये वारदात को अंजाम देते हैं और कहां तक देते हैं। फिलहाल सिडकुल कर्मी युवक की हत्या का जो मामला था, अब उस पर पुलिस का चाबुक चलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने हत्यारोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ साथ हत्यारोपी के पास से कई चीजों की बरामदगी हुई है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस संगठन में कौन कौन शामिल है। किच्छा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके फोटोग्राफ्स के मिलान के द्वारा और थानों में प्राप्त सूचना के द्वारा ये पता चला कि ये लड़का नीरज पंत हल्द्वानी का रहने वाला है और सिडकुल के बजाज फैक्ट्री में काम करता है। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों के विवाद एक युवक ने ठेकेदार पर लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली लगते ही ठेकेदार लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। पत्नी ने लोकल लोगों की मदद से अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां ठेकेदार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ठेकेदार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लाइसेंस से रिवॉल्वर, 3 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। रायवाला थाना प्रभारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर के सामने सरकारी भूमि है, जहां ठेकेदार ने नाली बनाने से संबंधित सीमेंटेड पाइप रखे हुए हैं, जिन्हें हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है। और वहीं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली 2 लाख रुपए का अगर हम जिक्र कर ले तो आपको बताते चले कि यहां पर मिलने वाली 2 लाख रुपए का जो है धनराशि बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि ये सौगात दीपावली के तोहफे के रूप में पर्यावरण मित्रों को दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रदेश सरकार पर्यावरण मित्रों के लिए हित में हमेशा काम करती रही है। देखिए, हमारे पर्यावरण मित्र हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारी सरकार लगातार उनके हित में हमेशा काम करती रही है, चाहे मिनिमम 500 रुपया रोज का उनको देने की बात हो या उनको कभी वेशभूषा वर्दी देने की बात हो। और अब हमने एक जो उनका इंश्योरेंस की बात आई तो आप जानते होंगे पहले हमने 2 लाख का उस पर विचार किया था, उसको हमने 5 लाख रुपए किया है। ये बहुत बड़ी राशि। और ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के हजारों श्रद्धालु गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे। इस दौरान जयराम आश्रम के परम अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी। जयराम आश्रम के परम अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। जब भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को भारी बरसात से बचाया था। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। आज का दिन संवर्धन का है, आज का दिन समर्पण का है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको मैं रहने नहीं देता, घमंड को रहने नहीं देता।
जहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, गोपियों के साथ और गौ सेवा की, तो वहीं पे भगवान की लीला को देख करके इंद्र ने एक बार अपने भोग न लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है और गुस्से से वो पूरे वृंदावन को बारिश से लबालब कर देते हैं। तो जब देखते हैं कि 7 दिन से लगातार मैं बारिश कर रहा हूँ तो कोई वृंदावन में धूल उड़ रही है, तो इसका क्या कारण है? मैं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और तीर्थनगरी ऋषिकेश और उसमें भी जयराम आश्रम में हम लोगों ने कितना सुंदर यहाँ व्यवस्था के बाद गोवर्धन की हमने पूजा की है, भगवान श्री कृष्ण जी की हमने पूजा की है। सब जानते हैं कि इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए भगवान जी ने और गोवर्धन को अपनी एक उंगली में उठाया था और उस गोकुल धाम की रक्षा की थी। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सबकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक गौवंश की बात है, आज के दिन से हम लोग गोपाष्टमी तक, बल्कि कहिए कि अगले 9वीं तक हम लोग गौ नवरात्र के रूप में भी मानते हैं। हर दिन हम गौवंश की पूजा करते हैं। और किसानों को पशु और मुर्गियों को बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालक विभाग ने आईटीबीपी के साथ विशेष एमओयू साइन किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालक मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए आईटीबीपी एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय दोगुनी हो और उसके लिए यह कदम कारगर साबित होगा और यह पर्वतीय क्षेत्र में कुल 200 करोड़ रुपए का व्यापार उपलब्ध कराएगा। आज एक एमओयू पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और आईटीबीपी के आईजी साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस एमओयू से यह है कि जहां आईटीबीपी अपने जवानों और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुख्य